अरे दादा, मटीरियलिटी अलग चीज है। मटीरियलिटी अलग है, बेंचमार्क अलग है। हेलो हेलो हेलो। तुम मटीरियलिटी को डिफाइन कर रहे हो बेंचमार्क के नाम पे। हाँ 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 हाँ। मतलब एक्चुअली में सिंपल अगर बोले अपन तो बेंचमार्क के बेस पे मटीरियलिटी तय होती है। बेंचमार्क मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट, आ रहा है समझ? ठीक है ना। जिसके बेस पे हम मटीरियलिटी निकालते हैं, मतलब वो अमाउंट जिसके कम या ज्यादा होने पर, मतलब जिस लेवल के ऊपर फिर मिस स्टेटमेंट्स मानेंगे अपन, मतलब वो मटीरियलिटी है। बेंचमार्क वो है जिसके बेस पे वो मटीरियलिटी तय होती है। हेलो हेलो हेलो। बेंचमार्क कोई लेवल नहीं है, बेंचमार्क सिर्फ एक एलिमेंट है। हेलो हेलो हेलो, है ना। चलो, तो क्या बोल रहा है ये देखो जरा। इन रिलेशन टू द चोजन बेंचमार्क, relevant financial data ordinarily includes prior period financial results and financial positions, है ना। मतलब अगर तुमने प्रॉफिट को बेंचमार्क चूज किया, हेलो, है ना, तो पिछले साल का भी देखो, है ना। अभी तक का क्या है फाइनेंशियल रिजल्ट वो भी देखो, है ना। बजट फोरकास्ट देखो करंट पीरियड के लिए, यानी ये किसी भी फैक्टर के लिए वर्क करेगा। तुमने एसेट को चूज किया तो उसके लिए भी ये सब चीजें देखो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फैक्टर चूज कर लिया, है ना। उस फैक्टर से रिलेट करती हुई सारी चीजें देखोगे ना। देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो कि तुमने प्रॉफिट चुना, लेकिन इस बार प्रॉफिट को बेंचमार्क की तरह नहीं चुना जा सकता। जैसे मान लो कि अभी यही ले लो, मान लो कोरोना आ गया और आधे से ज्यादा साल जो है वो कोरोना चल गया, तो फिर भाई प्रॉफिट तो बुरी तरीके से हैम्पर हो गए। तो आप फिर मटीरियलिटी के लिए प्रॉफिट को बेस ले ही नहीं सकते। हेलो हेलो हेलो। आप एवरेज प्रॉफिट को लो तो समझ में आता है, लेकिन इस साल तो अनयूजुअल कंडीशंस हो गई ना। समझ आ रही है बात? यानी इस साल का प्रॉफिट मेरे लिए बेंचमार्क नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है ना। फिर एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। तुम जैसे गुडविल के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना, कि अनयूजुअल चीजों को अलग कर दो, समझ लो कि थोड़ा थोड़ा वैसा भी मान लेंगे अपन। हेलो 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 हेलो, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो बेंचमार्क चूज करते समय ध्यान रखने हैं, ऐसा। हाँ, सेकंड पॉइंट कुछ खास नहीं है। वो कह रहा है कि पीरियड टू डेट, मतलब जब तुम देख रहे हो, पीरियड से लेकर के जो टाइम पीरियड है उससे लेकर के आज तक जब तुम देख रहे हो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। मतलब जैसे मान लो लास्ट डेट है, उससे लेकर के अभी तक जब तुम देख रहे हो, मान लो कि तुम जून में आए तो अप्रैल में जून के भी देखो ना। बेंचमार्क के रिलेशन में ये फैक्टर्स का ध्यान रखना। है ना। इनसे ये फर्क पड़ेगा, हो सकता है कि तुम बेंचमार्क ही बदल दो। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? है ना, कि भाई इस साल तो ये वाला बेंचमार्क नहीं ले सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? फिर एग्जांपल क्या दिया हुआ है ना। When, as a starting point, the materiality for the financial statement as a whole is determined for a particular entity based on percentage of profit before tax
from continuing operations, circumstances that give rise to an exceptional decrease or increase in such profit may lead the auditor to conclude that the materiality for the financial statement as a whole is more appropriately determined using a normalized profit before tax from continuing operation figure based on past result. क्या बोल रहा है, बताओ क्या मतलब है इसका? ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है, एक एग्जांपल लिया है लेकिन बहुत अनयूजुअल एग्जांपल लिया है. इन लोग बोल रहे हैं कि जैसे कंटिन्यूइंग है, मतलब हो सकता है कि कोई फैक्ट्री तुम बंद कर रहे हो. अब कोई फैक्ट्री बंद कर रहे हो तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गए. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के केस में अगर तुम प्रॉफिट लेते थे जैसे, तो अब प्रॉफिट नहीं लोगे, कुछ और ले लो, ऐसा. अभी तक तो प्रॉफिट चल जा रहा था, अब मत लो प्रॉफिट को. ठीक है बेटा, है ना, बस एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. ठीक है, तो आप एक बार फैक्टर्स देखो जरा, समझना रहा है 1 2 3 4 करके, है ना. पहला है यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी, है ना. बहुत ध्यान से देखो, जो यहां से डिस्कशन तुम्हारा चालू है, डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी, है ना, व्हेन प्लानिंग द ऑडिट. उसमें पहला फैक्टर क्या था? यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी एज अ होल, है ना. फिर दूसरा क्या था? हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क डिपेंडिंग ऑन एंटिटी सर्कमस्टेंसेस. तीसरा है चोजन बेंचमार्क, है ना. उसको लेकर के ये ध्यान रखना, मतलब पहले बेंचमार्क निकालना बताया, फिर बोले सिलेक्ट कर लिया, तो ये ध्यान रख लेना, समझ रहा है. अब चौथा बोल रहा है क्या, देखो, डिटर्मिनिंग अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड टू चोजन बेंचमार्क इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है. क्या बोल रहा है वो, बताओ क्या बोल रहा है? कह रहा भैया देखो, मैं क्या परसेंटेज लगाऊं बेंचमार्क पे, ये सब्जेक्टिव है. मैं क्या बेंचमार्क पे परसेंटेज लगाऊं, मैं क्या परसेंटेज लगाऊं बेंचमार्क पे, ये क्या है बेटा, सब्जेक्टिव है. मैं तुम्हें एक्चुअल बता देता हूं, जो हम कंसिडर करते थे वो थे 1% ऑफ सेल्स, आ रहा है समझ में, या तो फिर 5% ऑफ प्रॉफिट, इस तरीके से लेते थे. हेलो हेलो हेलो, है ना. बैंक या किसी और एंटिटी में डिफरेंट हो जाता था. क्लियर है. तो क्या परसेंटेज लगाना है, ये भी बहुत सब्जेक्टिव है. हर ही चीज सब्जेक्टिव है एक्चुअली. मटीरियलिटी ही सब्जेक्टिव है. फिर मटीरियलिटी निकालने के लिए जो बेंचमार्क सिलेक्ट कर रहे हो वो भी थोड़ा सा कंडीशन पे डिपेंड करता है. फिर बेंचमार्क पे जो परसेंटेज लगाना है वो भी सब्जेक्टिव है तुम्हारा. हेलो 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 गाइस, ठीक है ना. लेकिन हाँ, उसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिनका की ध्यान रखना है. ठीक है. हेलो हेलो हेलो. ठीक है ना. अब देखो, ठीक है, डिटर्मिनिंग अ परसेंटेज, इसमें क्या लिखा है? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज एंड द चोजन बेंचमार्क such that a percentage applied to profit before tax will normally be higher than the percentage applied to total revenue. सिंपल बात है. सेल्स पे जो परसेंटेज लोगे वही परसेंटेज प्रॉफिट पे थोड़ी ना लोगे. हेलो 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 हेलो. सेल्स तो ज्यादा ही होती है ना प्रॉफिट से जनरली, तो सेल पे तो कम परसेंटेज लेना पड़ेगा ना, नहीं तो मटेरियलिटी एकदम से बहुत हाई निकल आएगी. मतलब ऐसा नहीं कि जो भी बेंचमार्क चूज किया तो उस पर एक ही परसेंटेज लगाना है. जो बेंचमार्क चूज करोगे उसके हिसाब से उसका परसेंटेज भी होगा. ठीक है. फिर क्या लिखा है इसमें? The auditor may consider 5% of profit before tax from continuing operation to be appropriate from profit-oriented entity in a manufacturing industry, जबकि 1% of total revenue or expenses to be appropriate for a not-for-profit entity. Higher or lower percentage, however, may be deemed appropriate in different circumstances. तो देखो यहाँ बिल्कुल एक्चुअल दिए, इंडस्ट्री नॉर्म्स जो है वो है.
बाकी ऐसा नहीं है कि ये लॉ में लिखा हुआ है कि 5% 1% लेना है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हम लोग इतना ही लेते थे और बुक में भी उसी को लिखा हुआ है। तो इंडस्ट्री नॉर्म्स ये चलता है अनकहा टाइप का, यार इतना ले लो तो ठीक रहता है। बोलो भाई, क्लियर है? हेलो हेलो, है ना? आप क्या कह रहे हैं? मटीरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, क्या बताया था इसके बारे में भाई? बताओ। हेलो हेलो, क्या बताया था इसके बारे में? हाँ, तो बताओ ना क्या बताया था। नहीं हो सकता। आ, मतलब सुनो, एक तो सबसे पहले ये समझो कि एक जनरलाइज्ड मटेरियलिटी तो होगी ही। समझ आ रहा है? एक जनरलाइज्ड मटेरियलिटी तो होगी ही। बाकी किसी पर्टिकुलर अकाउंट के लिए हो सकता है लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी चुन लो, जिसके हिसाब से काम करो। आया समझ में? ठीक है ना? तो पर्टिकुलर आइटम के लिए क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि हम डिफरेंट मटेरियलिटी चूज करें जो कि लोअर लेवल पर हो। क्योंकि किसी, मतलब तुम ऐसे समझ लो ना कि किसी पे मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, हो सकता है कि इसी पे मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़े। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, वो हैंग हो जाता है ना बार बार। हाँ, ठीक है बेटा, फिर देखो, डिटर्मिनिंग अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड ये हो गया। मटीरियलिटी लेवल्स ये कर रहे थे अपन। तो फैक्टर्स दैट मे indicate the existence of one or more particular class for which could include the following। कुछ नहीं बोल रहा है इस पूरे पैराग्राफ में, है ना? कह रहा है कि वो कौन से अकाउंट होंगे, ये वाले। तो फॉलोइंग में देखो क्या लिखा हुआ है। आप देखो, अगर whether law, regulation or applicable FRF affect user or expectations regarding the measurement or disclosure of certain items। समझ आ रहा है? तो ऐसा कौन सी चीज हो सकती है जिसमें लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी हो सकती है? जिससे कोई कानून लगा हो। अब कानून है या तो शेड्यूल 3 मेरे को अलग ही से बोल रहा है कि इसका तो ध्यान ही रख लेना भाई तुम अलग से, तो ऑब्वियस ही बात है ना। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल इसका दिया है, देखो, रिलेटेड पार्टी एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट इन DCWG। हेलो गाइस, समझ आ रहा है? हाँ, मतलब कि देखो, नॉर्मली देखो क्या हो रहा है कि मैं 1-1 लाख के ऊपर वाले अकाउंट अच्छे से चेक कर रहा था और जिसमें 1 लाख से कम थे उसके सैंपल कम ले रहा था, है ना? अब हुआ क्या एकदम से कि ना, अम, ये जो रिलेटेड पार्टी वाले से एक ट्रांजेक्शन हुआ था, समझ रहा है, उसका लेजर बैलेंस 20,000 था। बताओ, तो इसको मैं बाकी आइटम्स की तरह ट्रीट करूंगा जो दूसरे लेजर मैंने 20,000 के देखे थे, या अलग ट्रीट करूंगा? क्योंकि हो सकता है ना डिलिबरेटली कम हो। समझ आ रही है बात? मतलब इस पर मेरी डिसीजन मेकिंग बाकी लेजर जैसी तो नहीं होगी ना। यानी यहां एक तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक तरीके से मैंने क्या कर लिया है बताओ? लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी के बेस पे मैं कर रहा हूं, है ना? ठीक है बेटा, है ना? फिर सेकंड पॉइंट क्या है? की डिस्क्लोजर्स, है ना, इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। मतलब की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। समझ आ रहा है? अब अगर डिस्क्लोजर वाली बात है कि तुम पे कोई केस चल रहा है वो डिस्क्लोज करो, तो अब इसका हो सकता है अमाउंट से कोई लेना देना ना हो। समझ आ रही है बात?
तुम इनको इस लिस्ट की तरह भी याद कर सकते हो कि ये वो चीजें हैं जिनका समझ लो कि अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता उतना, लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी भी हो सकती है इसकी, मतलब यहाँ पर कम अमाउंट है तो भी मुझे इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें ही ऐसी हैं। हेलो हेलो हेलो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो इसका डिस्क्लोजर चाहिए ही चाहिए मुझे, समझ में आ रही है बात। इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, मतलब जैसे फार्मा में रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है बात। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाली बात हो गई है। तो हेलो 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 गाइस, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं अमाउंट देख ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है, जितना भी हो, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है, वेर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज बिजनेस दैट इज सेपरेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। जैसे मान लो कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, समझ में आ रहा है, अगले 2-3 साल में, जैसे लाइसेंस है इनके पास, जैसे 2G 4G वाली बात है, समझ में आ रहा है। तो एक नई कंपनी जो 5G लेकर के आ गई है, समझ में आ रहा है, और ये कंपनी 5G का डेवलपमेंट कर रही थी, जैसे एयरटेल है मान लो, है ना। तो जियो 5G लेकर के आ गया मान लो, है ना। तो अपन एयरटेल में देखेंगे भैया वो 5G का क्या कर रहा था, उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के जो डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मेरे को उसके अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ, तुमने एक्वायर कर ली नहीं की, वो कॉन्ट्रैक्ट तुमको मिल गया नहीं मिला। हेलो हेलो हेलो, बताओ। समझ आया। देखो हाँ, तो मटेरियलिटी लेवल से कनेक्ट हो ही नहीं रहे ना ये तीनों पॉइंट, समझ आ रहा है। यही तो मेन बात है कि ये चीजें मुझे चेक करनी पड़ेंगी, भले ही इनके लिए मटेरियलिटी लेवल मैं नहीं देखूंगा, मतलब ये चीजें तो मेरे को चेक करनी है बिना मटेरियलिटी को देखे हुए, यानी ये चीजें अपने आप में अलग तरीके से, तुम ऐसा कह सकते हो कि नेचर वाइज मटेरियल हो गई ये चीजें, इनका कम अमाउंट भी जब झांकेंगे तो पता चला कि बड़ा निकला है, ठीक है। हाँ, अरे अजर्शन कैसे हुआ, अजर्शन बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। अजर्शन तो है कि भैया कंप्लीटनेस चेक करना है, कंप्लीटनेस मतलब नहीं लेना ही देना नहीं है, मतलब अनरिलेटेड है बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट याद करने पड़ेंगे बेटा, याद रखना, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर क्लास बैलेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू आ गया तो, है ना। फिर एक और सेपरेट टॉपिक, रिवीजन इन द मटीरियलिटी एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इसको प्रॉपर एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। मेरा ऑडिट स्टार्ट हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब 10 करोड़ की एंटिटी थी, है ना, मैंने 10 लाख मटीरियलिटी ले ली, क्लियर है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने 10 लाख कैसे की, एक्चुअली में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, उसका मैंने 5% लिया था, 10 लाख, बोले समझ आया कि नहीं, ये भूल जाओ। 2 लाख का प्रॉफिट था, तो मैंने मटेरियलिटी कितनी ले ली, 10 लाख, समझ आ रहा है। अब जब मैं चेक करने गया, चेकिंग करी, तो सेल्स में कुछ गलत रिकॉर्डेड था। हेलो हेलो हेलो, सेल्स में गलत रिकॉर्डेड था, मतलब सेल्स मान लो कि क्या बोलते ओवर कास्टेड थी, ठीक बात है, 20 लाख से, समझ आया। अरे यार, हाँ चलो ठीक है, मेरा तो प्रॉफिट है 20 लाख से नीचे आ गया सीधे सीधे, नहीं आया समझ में।
ना, प्रॉब्लम समझ में आ रही है तुमको? वेरी गुड, सही आइडेंटिफिकेशन है। तो भैया अब तो मटेरियलिटी में भी लफड़ा हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, है ना? तो इस सिचुएशन में क्या करें हम, है ना? पॉइंट ये है कि रिवीजन पॉसिबल है। अब देखो, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, है ना, एंड इज एप्लीकेबल, अलग 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 क्लास के भी होंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना देखो, जितना मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, मटेरियलिटी मे नीड टू बी रिवाइज्ड, है ना, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। हेलो हेलो, न्यू इंफॉर्मेशन, या ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले उसने क्या बताया कि हाँ भैया, हो सकता है रिवीजन हो जाए। हेलो हेलो हेलो, एग्जाम्पल में दिया, इफ ड्यूरिंग द ऑडिट इट अपीयर्स that actual financial results are likely to be substantially different from anticipated period and financial results that were used to determine materiality। तो इन लोगों ने बजटेड ले लिए थे, जबकि एक्चुअल बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाले हैं, तो ऑडिटर रिवाइज कर देगा मटीरियलिटी। ये वाला काम कैसे होगा? एक्चुअली में समझ लो कि मान लो मार्च के पहले ही स्टार्ट कर दिया था, फेब में अपन ने स्टार्ट कर दिया था काम। तो फेब में जब अपन ने काम स्टार्ट किया था तो अपन ने एंटिसिपेटेड प्रॉफिट का परसेंटेज लेके कर लिया था, जबकि जब एक्चुअल फाइनेंशियल्स बन रहे थे तो मुझे समझ में आया कि अरे भैया, इनका तो प्रॉफिट मेजरली चेंज होने वाला है, तो इसका मतलब तो मेरा मटीरियलिटी भी चेंज होने जाएगी फिर। हेलो हेलो हेलो, है ना? अब इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट लोअर मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल is appropriate, है ना, if auditor concludes that level of lower materiality is appropriate। हेलो हेलो हेलो, है ना? क्लियर है गाइस? हेलो, अब सुनना ध्यान से, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना। अब मैं वापस जा रहा हूं यहां पर, मटीरियलिटी का डिस्कशन यहां पर चालू हुआ था, समझ आ रहा है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कहाँ आया? हाँ, ये डिटर्मिनिंग मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ये टर्म हमने छोड़ा था। अब इसका यूज तुम्हें रिलेट होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में रिवीजन से रिलेटेड है। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब मेरी बात समझना। पहले अपन प्रॉब्लम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना? पहले अपन प्रॉब्लम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना? क्या प्रॉब्लम है हमारी? क्या प्रॉब्लम है हमारी, बताओ? ठीक है, तो मटीरियलिटी चेंज होगी तो मतलब बड़ा मैटर है क्या? अरे नहीं, मुझे रीडिंग वाला नहीं चाहिए, जो उसमें लिखा है वो नहीं चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी अब? हाँ, मिस स्टेटमेंट की प्रॉब्लम मतलब? एक सेकंड एक सेकंड, हर्षिता क्या बोली? हर्षिता क्या बोली? बस इतना ही बोलना है तुम्हें? अरे यूजर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यूजर को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, यूजर के बारे में सब कुछ ऑडिटर डिसाइड कर रहा है। अरे मेरे दादा, मैंने बोला ना, सुन मेरी बात मान लिया कर, समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, यूजर को नहीं फर्क पड़ता तो नहीं पड़ता। अभी अपन वापस आ जाते हैं डिस्कशन में, तू प्रूव करने में लग जाता है अपना पॉइंट, समझ में आ रहा है? अपन डिस्कशन से भटक जाएंगे। वो प्रूव हो सकती है बात, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अभी वो मैटर नहीं है। मैं बता दूंगा तेरे को कैसे, लेकिन अभी तू वापस आ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें।
मटीरियलिटी रिवाइज हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? बोल बोल बोल, करण करण बोल, करण। एक नंबर, एक नंबर, शानदार। सही 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 सही। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, मतलब उसके रिपरकशंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है, समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि भैया उसने जितना चेक कर लिया अभी तक वो सब उस मटीरियलिटी के बेस पे किया था। अब समझना, है ना? मुझे बताओ, मटीरियलिटी 10 लाख थी। हेलो, है ना? मटीरियलिटी 10 लाख थी, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि भैया मटीरियलिटी तो 8 लाख है, समझ आ रहा है? मुझे बताओ, 8 लाख पे ज्यादा चेकिंग होती है कि 10 लाख से ज्यादा चेकिंग होती है? तुमने 10 लाख पे करी, और तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ये बहुत अजीब है। ऐसे सिंपल नहीं है कि मैंने 8 लाख 10 लाख के मेरे लेवल सेट है, वो तो पूरे प्लानिंग मेरी 10 लाख के हिसाब से ही होगी, हालत ही खराब हो जाएगी, पूरे ऑडिट की ऐसी तैसी हो जाएगी। हो सकता है मतलब शुरू से दोबारा पूरा सोचना पड़ेगा कि अगर मान लो 8 लाख होती तो मैं कैसे सैंपल सिलेक्ट करता, तो मैं कौन कौन से करता। समझ आ रही है बात? ऐसे थोड़ी कि रैंडम 2 और कर लो सबके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, बोलो 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 बोलो, अभी तक जितनी प्लानिंग की है वो सब गड्ढे में चली जाएगी ना, यही बोल रहे हो ना? बिल्कुल सही, है ना? तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम है ना? अब क्या होगा कि ये प्रॉब्लम आई जब, तो एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया गया जिसका नाम आया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, ठीक है। 10 लाख की मटीरियलिटी, द मोमेंट ऑफ मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हो उसी समय एक लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी, मतलब उससे थोड़ी छोटी थोड़ी कम अमाउंट जो है उसको लेकर के अपना पूरा काम किया जाए। समझ में आ रही है बात? यानी जब भी आप मटीरियलिटी निकालो तो उसमें कुछ अमाउंट कम करके, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? वो ऑडिटर के जजमेंट पे कम अमाउंट लेकर के चलो ताकि तुम थोड़ी सी ज्यादा चेकिंग ही करते जाओ। ये इंश्योरेंस है हमारा कि अगर कल को रिवीजन हुआ तो शायद हमारी पूरी प्लानिंग गड्ढे में ना जाए, हम थोड़े से बच जाएं। बोलो गाइस। क्योंकि इस मटीरियलिटी के बेस पे मेरा पूरा परफॉर्मेंस तय कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? मेरा पूरा वर्क जो है इस मटीरियलिटी के बेस पे हो रहा है। तो मटीरियलिटी मेन है, लेकिन परफॉर्मेंस जिस मटीरियलिटी के बेस पे होगा उस मटीरियलिटी का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, है ना? अब देखो, अब इस लाइन को पढ़ो, तो मतलब मैं पहले ही ज्यादा काम कर रहा था, तो अब अगर रिवीजन आया तो ऑडिटर देखेगा कि भैया क्या मुझे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं जो मटीरियलिटी लेकर के चला था, समझ आ रहा है, वो तो वैसे भी लोअर लेकर के चला था। तो आज की डेट में जब रिवीजन हुआ तो वो रिवीजन कितना बड़ा है? गाइस, आपको पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है? पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ, है ना? तो अब मैं देखूंगा कि भाई परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के अगर ऊपर ही है तो मैं बोलूंगा थैंक गॉड। समझ आ रहा है? थैंक गॉड मैंने पहले ही थोड़ी कम लेकर के चला, ताकि आज मुझे अपनी पूरी प्लानिंग रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही ज्यादा चेकिंग कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही 8 लाख लेकर के रखी हुई है। बोलो गाइस, क्लियर है? हेलो? अरे यार, अब मैं फोन लगाऊं इंस्टीट्यूट पूछूं क्या करना? अपन पढ़ते हैं ना यार, जितना है उतना है। समझ आ रहा है? अब मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ इसलिए मुझे पता है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो छोड़ो ना, ये रिडंडेंट डिस्कशन है, इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं क्यों नहीं किया। मेरे को थोड़ा फिर सोचना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी, ये बेकार। सुनो, ठीक है?
क्लियर है? तो अब फिर अगर करना ही पड़ जाएगा तो करेगा ही, फिर क्या करेगा? और समझ गए इस बात को, है ना? तो एग्जाम्पल में दिया है कि इफ ऑडिटर नहीं, एग्जाम्पल तो पहले पढ़ लिया अपन ने, ठीक है ना? क्लियर है? रीड कर लो इसको फटाफट। नहीं, लास्ट डॉक्यूमेंटिंग। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियलिटी है, ठीक है ना, तुम इन जनरल ये समझ लो कि तुम्हें हर प्रोसीजर, अपना हर काम क्या करना पड़ेगा बेटा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि अभी हमने क्या सीखा कि मटीरियलिटी वगैरह कैसे निकाल रहे हो, समझ रहे? लेकिन तुम्हें ये सब लिखना पड़ेगा ताकि लोग देख पाए कि तुमने कैसे मटीरियलिटी निकाली। इसको पब्लिक में इश्यू नहीं करना होता, ये ऑडिटर अपने पास रखता है। लेकिन कल को अगर ऑडिटर पे चार्ज लगा कि भाई तूने तो काम अच्छे से नहीं किया, तो वो उठाकर दिखा देगा कि ये देखो भाई, ये ऐसे ऐसे कैलकुलेट करी थी, अगर इसमें तुमको लगता है कुछ बायसनेस है तो बताओ। क्लियर है गाइस? यानी सारा कुछ लॉजिकल होना चाहिए, समझ रहे? हर चीज का जस्टिफिकेशन होना चाहिए ऑडिटर के पास, तो ये डॉक्यूमेंट कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी तो हर स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है। तो मटीरियलिटी तुमने कैसे निकाली उसको डॉक्यूमेंट करो, ये सब देखो क्या लिखा है। The audit documentation shall include the following amounts and factors considered in determination. मटीरियलिटी एज ए होल को लिख लेना, फिर अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग निकाला है तो वो लिख लेना, परफॉर्मेंस मटीरियल लिख लेना, अगर रिवीजन किया है तो वो लिख लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, डन? ठीक है ना? चैप्टर ही खत्म हो गया क्या? समरी दे रहा है ये तो। हाँ ठीक है, चलो तो देख लो एक बार फटाफट से ये पूरा कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी का।
हेलो हेलो हेलो। मेरे साइड से है क्या?
चलो भाई पढ़े। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। हेलो गाइस। हाँ चलो ओके। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, दो स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट एविडेंस है ऐसे 500 है ना, और डॉक्यूमेंटेशन है ऐसे 230। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। याद रखना बेटा, एविडेंसेस का ही डॉक्यूमेंटेशन होता है मेनली। तो बहुत ध्यान से समझना, मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ, कुछ कुछ मैं इतनी सही बोल रहा हूँ ना कि जो तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है। ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन देता है। हेलो, ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को तंग ट्विस्टर हो सकता है। ये ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन देता है कि एफएस सही है। हेलो, यह है समझ में? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन देता है कि ऑडिट सही से हुआ है, कि सारे एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट कर लिए गए हैं। हेलो हेलो, नहीं, अगर कभी ऑडिटर का ऑडिट हुआ, मतलब ऑडिटर की चेकिंग हुई, कल को ऑडिटर से पूछा गया कि भैया कैसे किया रहा तुमने ऑडिट, तो वो डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा। ऐसा उस केस में होगा ना जैसे एंटिटी में फ्रॉड निकल गया या कुछ लफड़ा हुआ फिर, है ना? ठीक है। अब इस ऐसे 500 के साथ अलग अलग स्टैंडर्ड्स जुड़े हुए हैं, ऐसे 580, ऐसे 501 है ना, और ऐसे 505 है ना। तो देखते हैं हमें। चलो, तो बेटा ये इतना मेन स्टैंडर्ड है ना, समझ रहा है कि 10 में से 9 अटेम्प्ट में इसमें क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। 10 में से 9 अटेम्प्ट में इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। ठीक है ना गाइस? है ना। अब देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को और किसी किसी नाम से बुलाते हैं, किस किस से? वर्किंग पेपर्स या वर्क पेपर। एग्जाम में वर्क पेपर नाम से क्वेश्चन आ चुका है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्क पेपर्स। क्लियर है गाइस? है ना। तो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इस बात का रिकॉर्ड कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, इस बात का रिकॉर्ड कि क्या एविडेंस ऑब्टेन किए, इस बात का रिकॉर्ड कि क्या कंक्लूजन रीच किए। हर एक चीज तो लिख रहा है ऑडिटर। समझ में आ रहा है? यानी तुम तो ऐसा समझ लो कि किसी क्लाइंट पे गए अपन, ऑडिट चालू किया और बस रिकॉर्डिंग चालू कर लिया अपन ने। समझ में आ रहा है कि हर चीज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है गाइस? क्लियर है ना? चलो, नेचर ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स evidence of auditor's basis for the conclusion about the achievement of overall objectives of the auditors. Evidence of auditor's basis, नहीं आया समझ में? है ना। मतलब ऑडिटर, हाँ मतलब ऑडिटर बोल रहा है कि भैया मेरे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, तो ये तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो? अपने डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे। डॉक्यूमेंटेशन मतलब देख रहे हो कितना ट्विस्ट कर दिया इन लोगों ने। एविडेंस वर्ड यूज करने से एकदम दिमाग में आता है ऑडिट एविडेंस, लेकिन अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के समय एविडेंस वर्ड मल्टीपल तरीके से यूज हो सकता है। एक, अगर अपन बोलें कि क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस है, तो हम बोलेंगे हाँ, जो व्यक्ति ऑडिटर का ऑडिट करने आएगा उसके लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही एविडेंस है। और हम बोलेंगे कि अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे एविडेंसेस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है? एविडेंसेस। कौन से एविडेंसेस? जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किए ताकि वो अपने कंक्लूजन पे सही तरीके से पहुंच पाए। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? वो ट्विस्ट हो जाते हैं कई बार, मतलब
सेम सेम वर्ड ना अपने को इधर उधर पहुंचा सकता है। क्लियर है ये गाइस? क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। के लिए नहीं ना, ऑडिटर के लिए नहीं, ऑडिटर के लिए। समझो, ऑडिट एविडेंस में वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब क्या, वो इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब जब ऑडिटर की चेकिंग होगी उसका एविडेंस, है ना। तो ऑडिटर के बारे में एविडेंस कह सकते हो उसको, ठीक है ना, है ना। तो इस बात का एविडेंस कि ऑडिटर ने अपने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए क्या वो लिखा है, और इस बात का एविडेंस कि भैया देखो प्लानिंग परफॉर्मेंस सही से हुई, एसेस के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, ऐसा, ठीक है। ठीक है ना। अब फिर पर्पस, पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का बताओ। द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो अब रिलेट करते हैं अपन। मुझे बताओ, ऑडिट प्रोग्राम क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है? बस बस ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोग्राम के सारे एडवांटेज भर दो यहां लाके। समझ में आ रही है बात, है ना। अरे तुम्हारे प्लानिंग से लेके परफॉर्मेंस से लेकर के कंक्लूजन तक सब चीजें तुम्हारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। जितने कागज बटोरोगे ना वहां से, वो सब डॉक्यूमेंटेशन है। जितना डेटा लिखोगे, प्लानिंग करोगे, जो सब कागज में है वो सब ऑडिट एविडेंस है, वो सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो असिस्टिंग द एंगेजमेंट, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का दायरा इतना बड़ा है कि उसके पर्पस, तो सारा पर्पस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हो जाएगा। मतलब एंगेजमेंट टीम प्लान कर पाएगी, परफॉर्म कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम इज इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हेलो हेलो हेलो, समझ में आया? दूसरा, असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज, सुपरविजन आसान हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कैसे, कैसे सुपरविजन कैसे आसान होगा बताओ। अरे यार, एक सेकंड, एक एक करके। हाँ, कौन बोल रहा है? लेखिका बोलो। और कोई, और कौन था, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। समझ में आ रहा है? लेखिका ये थोड़ा सा अमेंडमेंट होगा इसमें, समझ में आ रहा है? क्योंकि सीधे अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, तुमने जो बोला वो सही है, लेकिन वो थोड़ा जेनेरिक है, ये थोड़ा स्पेसिफिक है। हाँ, और कोई भी कुछ बोल रहा था? नहीं, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, डॉक्यूमेंटेशन से सुपरविजन बहुत आसान है। आप इसको कंपेयर करके देखो कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो क्या होगा बताओ। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, तो अब जो मेन ऑडिटर है वही तो बुलाएगा। सुनो ना, मैं बता रहा हूँ। असिस्टेंट को बुलाएगा, हाँ बोलेगा बताओ क्या ऑडिट किया, तो वो बोलता जाएगा बड़बड़ 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 की ये चेक किया, ये चेक किया। तो वो बातों से कैसे सुपरवाइजन कर लेगा? समझ आ रहा है? तो बात बात से कैसे हो पाएगा सुपरविजन? हालत खराब हो जाएगी उसकी। बोलो, क्लियर है क्या बेटा? है ना। फिर क्या है, और क्या पर्पस है? अच्छा, एक चीज समझ लेना, है ना। पर्पस के ये पॉइंट्स हैं,
और कहीं ना कहीं यही एडवांटेज इसके हैं। समझ आ रही है बात? अब अगेन मैं बोल रहा हूं ये लॉ तो है नहीं, एक सेकेंड है ना, लॉ तो है नहीं है कि भाई मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट है कि यहां है तो वहां क्यों है, वहां है तो यहां क्यों नहीं है। तो आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हेलो 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 गाइस, देख पा रहे हैं आप, है ना, है ना। तो अब ये थर्ड पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। क्योंकि आपको याद है हमने सिलेक्ट किए थे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से, तो हर बंदे को उसका अलग प्रोग्राम दिया था, है ना। तो उसी में प्रोग्रेस थी, तो जिसके काम में गड़बड़ निकली तो बहुत एग्जैक्टली अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इसको अपन ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम भी बनाना जरूरी है। मतलब समझो ना, अगर ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाया तो अपन बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तुमने। क्लियर है ना। फिर फ्यूचर ऑडिट के लिए रेलेवेंस हो जाएगा। ये साइड हेड्स हैं आपके जो याद करने हैं आपको। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज मतलब ऑडिटर की चेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज मतलब ऑडिटर की चेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज मतलब ऑडिटर की चेकिंग। क्लियर है ना। और तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज में इंटरनल होगा और एक्सटर्नल भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ही आ गया, लॉज वाले आ गए, किसी कंपनी में फ्रॉड निकल गया तो कंपनी लॉ वाले आ गए, एमसीए वाले आ गए कि भैया दिखाओ जरा क्या ऑडिट किए रहे। समझ आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है गाइस। तो पर्पस का सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज पूछी गई है बेटा एग्जाम में। ठीक गाइस, हेलो हेलो, हाँ बोलो। नहीं मतलब रिव्यू आसान हो जाएगा। इनफैक्ट जब रिव्यू करते हैं तो रिव्यू भी लिखा रहेगा उसमें, पता है तुमको ये बात? समझ रहा है? मतलब उसका भी है, ठीक है। मतलब रिव्यू भी ऐसा होगा कि भाई उसमें चीजें आ जाएंगी भैया ये, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी अपन वाउचिंग या वो सब देखेंगे ना, तो अभी देखेंगे अपन, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। चलो, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेन? ये है ना। अरे फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट क्या है बताओ? हेलो, सिक्स्थ पॉइंट यही तो है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो देखो जरा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तुम्हें पता है मई 2013 में ये क्वेश्चन मेरे को इतने अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। समझ आ रहा है? उस एग्जाम में इन नालायकों ने, इंस्टीट्यूट वालों ने ये वाला क्वेश्चन दिया था। समझ आ रहा है? और उन लोगों ने लिखा फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, और डॉक्यूमेंटेशन लिखना भूल गए। समझ आ रहा है? उन लोगों ने क्वेश्चन दिया, राइट शॉर्ट नोट अबाउट फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, और डॉक्यूमेंटेशन लिखना भूल गए। और बाद में जब सजेस्टेड आंसर आए तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन का आंसर था, और मेन एग्जाम में डॉक्यूमेंटेशन वर्ड ही नहीं था। आप इमेजिन करके देखो कि पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया। बहुत गलत है यार। मतलब बहुत, मतलब हर्ट कर जाती है ना यार ऐसी चीजें, कितनी मेहनत करो। हाँ लेकिन मतलब समझो ना, उन लोगों ने रिजल्ट के पता नहीं बहुत दिन बाद, पेपर के 2-3 महीने बाद वो करते हैं, और मैं एकदम बैठा तो नहीं था मिलाने, समझ रहे। तो मेरे को लगा यार पूछा होगा, समझ रहे। मैं तो 1-1.5 साल बाद जब मैंने आइडेंटिफाई किया, मिलाया, जब मैं पुराने पेपर्स देख रहा था तब आइडेंटिफाई हुआ। तो उसके बाद से तो एकदम दिल में बस गया, समझ रहे, कि बताओ ऐसी गलती कर देते हैं। और उसके बाद फिर बच्चे पूछ रहे हैं भैया इसका आंसर क्या है, समझ रहे। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई ये जेनरिक क्वेश्चन है, समझ रहे, इसमें तुम ऑडिट के बारे में बताओगे ये सारा कुछ। अब स्टैंडर्ड आंसर आएंगे जब, तो बच्चे आकर के बोलेंगे भैया आप तो ये बता रहे थे, यहाँ तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लिखा है। तो मैं कैसे बताऊं कि भैया इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, समझ रहे। जब एग्जैक्ट वर्ड मैच होते हैं ना तब ही हो पाता है।
अरे पूरे ऑडिट के बारे में बताने लग जाएंगे ना हम, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, क्या करें अब। ठीक है ना, मतलब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो आप रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि ये 1-to-1 रिलेशन मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाया होगा अभी तक। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बहुत रेयर लोगों ने किया होगा ये, क्योंकि वो तो इसके वर्ड्स मैच हो गए ना, उसका सजेस्टेड आंसर मैच हो गया, मतलब मेरे को मॉड्यूल में वो हेडिंग मिलना, समझ में आ रहा है, फिर सजेस्टेड आंसर से मिलाना, फिर क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन गलत है वो आइडेंटिफाई करना, ये तीनों चीजों का मिक्स जिसको पता होगा तब तब कोई डिस्कवर कर पाएगा कि एक्चुअली में ये गलती हुई है इंस्टीट्यूट के पेपर में। ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने बता दिया बस कि आ सकता है। तो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड ऑन द फैक्टर्स एज। ठीक है, अच्छा और पता है क्या समझ रहा है, मैंने एक्चुअल पेपर रखा था इसलिए मुझे पता था कि वो गलती हुई है, क्योंकि इन लोगों ने सजेस्टेड आंसर में या किसी में वो कर दिया है, लिख दिया है उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्वेश्चन में भी। समझ आ रहा है? ठीक है ना, चलो ठीक है, छोड़ो। नहीं, क्वेश्चन पेपर में तो आज भी नहीं होगा। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ, शायद अगर अभी ओपन होगा तो मिल जाएगा। 2013 कब तो हटा दिया होगा वैसे इन लोगों ने। नहीं, पुराने कोर्स में होगा ना, आईपीसीसी में। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को देखने दो। बहुत हर्ट किया था यार वो, समझ आ रहा है, क्योंकि 4 या 6। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि किसी को पता भी नहीं है ये बात। समझ आ रहा है? ये रहा, ये रहा, ये देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। अबे सेकंड, अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? एक सेकंड। समझे? देख रहे हो, नालायकी देख रहे हो। और सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड आंसर नहीं है, और इसका देखो जरा, ये एक सेकंड, सजेस्टेड आंसर का कंपाइलेशन है ना इन लोगों के पास, देखते हैं अपन। मतलब ये टाइम वेस्ट है ये एक्सरसाइज, लेकिन मुझे बहुत लगता है कि यार अगर किसी के साथ होती है ना तो वो तो भाई बहुत ही वो हो जाएगा ना। देखो अपन सीख रहे हैं ना, मतलब अपन तो, मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि देखो तुम लोग को अब पहले से ये पता है। उस समय के बच्चों का तो सोचो ना भाई, हम तो इंस्टीट्यूट को वो मान के चलते हैं भगवान, तो हम तो उस समय यही सोच रहे थे ना कि भैया वो तो सही होगा इंस्टीट्यूट, तो मतलब उस समय हमारा जो इंस्टीट्यूट के बारे में जो व्यूज थे वो तो डिफरेंट ही थे ना। आपको दिख रहा है ना?
May 13। पहले के चैप्टर का बाइफरकेशन भी डिफरेंट था ना, मतलब किस चैप्टर में डॉक्यूमेंटेशन है, कितना अलग है। नहीं, जहां तक आते तो हैं ऑप्शन। अरे यार, चलो ठीक है, तुम लोग को दिख गया ना, मतलब अरे सजेस्टेड आंसर और दिख जाते हैं तो मजा आ जाता है। एक बार देखते हैं इसमें, इसके हिसाब से कहाँ है। लिखा है ना, एक बार शेयर करो जरा स्क्रीन, भेज यार जरा, इसमें फाइल में भेज। क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें, सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन क्या लिखा है? ठीक है ठीक है ठीक है, वो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंड ऑडिट ही लिखा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखा। हाँ, पता नहीं, कहीं तो मैंने देखा था कि इन लोगों ने क्वेश्चन भी चेंज कर दिया है। ठीक है ना, चलो ठीक है, भेज देना भाई, तो है ना, अपन कर लेंगे। चलो वापस आ जाते हैं अपन, ठीक है ना। चलो, अब तो मुझे लगता है कि ये भूलेंगे नहीं अपन कभी ये वाला टॉपिक ठीक है ना, चलो फॉर्म मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम एक बार इमेजिन करके देखो कि ये वो चीज है जो मैंने आइडेंटिफाई कर ली। अब मेरे को पूरी बुक तो याद नहीं है ना यार, समझ आ रहा है, वो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतनी दम से पढ़ाता हूं मैं कि मेरे को पूरा याद था वो, समझ आ रहा है। तो मेरे को वो, मतलब एक्चुअली ऑडिट के पेपर में एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता था ना जो नॉर्मल पढ़ाया हुआ नहीं है, या जो नॉर्मल ऐसा है जो ऐसे दिखता नहीं है, यानी नॉर्मली बुक्स में नहीं है, तो मैं ही उसमें जाता था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, समझना रहे भैया, जो बुक दी इंस्टीट्यूट ने, अपन ने सब फॉलो किया, सारा कुछ किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार एक अलग सा क्वेश्चन आ जाए, समझना रहे। तो मतलब मैंने फिर उसको थोड़ा सा सर्च किया था, तो मेरे को याद आया कि यार ऐसा टर्मिनोलॉजी कहीं तो भी पढ़ी है मैंने, तो मैंने ढूंढ लिया था। अब मैंने बाकी क्वेश्चन तो स्कैन नहीं किए ना, समझना रहे, किसमें क्या मिस्टेक रहती है क्या पता किसी को। चलो छोड़ो, आ जाओ देखो। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म यानी कि फॉर्मेट, गाइस, फॉर्म यानी फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सटेंट। कंटेंट मतलब क्या आएगा, एक्सटेंट मतलब कितनी डिटेल में, है ना। फॉर्म यानी कि फॉर्मेट। अब देखो, एंटिटी कितनी बड़ी है और कितनी कॉम्प्लेक्स है एंटिटी कितनी बड़ी और कितनी कॉम्प्लेक्स है, समझना रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन कितना डिटेल में होगा, समझना रहा है। ऑडिट प्रोसीजर जो मुझे लगाने हैं उसके बेस पे तय होगा कि डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट क्या होगा। रिस्क पे डिपेंड करेगा कि डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट क्या होगा। देखो, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि क्या होगा, समझ में आ रही है बात, लेकिन फर्क पड़ेगा इस बात से। रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा, ज्यादा चीजों का एविडेंसेस लेने पड़ेंगे, सब चीजों में वैसे चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना गाइस? हेलो हेलो ना? फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है उसके रेलेवेंस कितनी है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसके हिसाब से बदल जाएगा वो, ठीक है ना। और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, है ना, कि जितने एक्सेप्शन मिले। यहां पर एक्सेप्शन का मतलब कि जो होना चाहिए वैसा नहीं मिला, मतलब गलत मिला, चीजें गलत मिली। हेलो हेलो
समझ में आ रहा है? एक्सेप्शंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने किसी चीज को चेक किया, डेटर का 50,000 था, बुक्स में जाकर के देखा तो 48,000 निकला, तो ये हो गया एक्सेप्शन। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन वही रिस्क वाली बात है, समझ में आ रहा है? तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा लगेगा। पॉइंट ये है कि मैं जितना ज्यादा ऑडिट करूंगा ना, उतना ज्यादा मेरा डॉक्यूमेंटेशन होता जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स का ही पूरा उसमें है, तो मेरे जितने प्रोसीजर बढ़े तो मेरा उतना डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गया। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो, है ना? फिर द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, है ना? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नीड टू डॉक्यूमेंट एक कंक्लूजन जो मैं पहुंचा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो वर्क परफॉर्म से अगर मान लो वो सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, तो उसमें मेरा एनालिसिस, मतलब मेरे को कंटेंट, अपनी थिंकिंग भी लिखनी पड़ सकती है। मतलब मैंने जो जजमेंट किया, जजमेंटल था किसी चीज को लेकर के कि किस बेस पे मैंने ये जजमेंट लिया, वो बेसिस भी मेरे को लिखने पड़ेंगे। समझ में आएगा? हेलो हेलो हेलो। पॉइंट ये है कि जब देखो ऑडिट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मुझे जजमेंट लेना पड़ता है, तो मैंने अगर किसी भी चीज को लेकर के जजमेंट लिया है तो उसका एविडेंस तो सीधा सीधा अवेलेबल नहीं होगा ना, नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे अपनी रीजनिंग लिखनी पड़ेगी कि मैंने ऐसा जजमेंट क्यों लिया। जैसे मटेरियलिटी का बेंचमार्क है, तो मैंने बेंचमार्क सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैंने पर्टिकुलर बेंचमार्क क्यों सिलेक्ट किया, दूसरा क्यों नहीं किया? नहीं आ रहा समझ में? एंटिटी में फ्रॉड निकलेगा ना। हाँ ऑब्वियस ही बात है, लेकिन उस हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ बेसिक छोटा सा भले लेकिन लॉजिक होगा। नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि पता क्या है, देखो ऑडिटर पे सवाल कैसे रेज होंगे? सवाल ऐसे रेज होंगे कि भैया ये वाला बेंचमार्क क्यों लिया। अगर वो दूसरा वाला लेते थे, देखो किसी एंटिटी में फ्रॉड पकड़ाया, अब फ्रॉड पकड़ाया तो अपन गए ऑडिटर के पास, ऑडिटर ने अपना डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, तो ऑडिटर पे इस बात का लांछन लग सकता है ना कि भैया तुमको पता था ये, इसलिए तुमने बेंचमार्क वो वाला चूज किया। देखो ये वाला बेंचमार्क चूज करते थे सीधे सीधे वो तो कितना फ्लक्चुएट हो रहा पता ही लग जाता तुमको। बोलो, समझ आया? है ना? फिर ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, मतलब कंप्यूटराइज यूज किया, मैनुअल किया, इस तरीके से। ठीक है ना? ये क्या है? फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? एग्जाम्पल्स ऑफ, हाँ नहीं नहीं, वो मैं तेरा में मॉड्यूल्स भी दूसरे थे और सारा कुछ था, तो आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि अगर ये वाला आया है ना तो फिर इतना ही लिखोगे, और इसको लिखने जाओगे ना तो तुम्हारी कॉपी में एक पेज में आएगा ये। आ रहा है समझ में? तुम्हारे एग्जाम पेपर में एक पेज में खिंच जाएगा ये। ठीक है? ये दिखने में इसमें ऐसा है, लेकिन वो तुम्हारे उसमें एक पेज में जाएगा ये। क्लियर है? ठीक है? फिर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्डेड ऑन पेपर और ऑन इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। समझ में आ रहा है? तो मतलब तुम फिजिकल कागज यूज कर सकते हो या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है? ऑडिट प्रोग्राम, है ना, है ना, इश्यूज, मेमोरेंडा। मेमोरेंडा वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो मतलब जैसे मान लो कि मैंने किसी एम्प्लॉय के लिए लिखा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, रिक्वेस्ट टाइप के, वो सारे कुछ हैं। और समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। सिग्निफिकेंट मैटर है मतलब जो बड़े एक्सपेंसेस हैं, बड़े कुछ हैं, केस चल रहा है कुछ, तो उसको लेकर के पूरी एनालिसिस वगैरह होती है। लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे अपन, है ना? लेटर ऑफ कंफर्मेशन मतलब कि एंगेजमेंट लेटर दिए है, आ रहा है समझ में? चेकलिस्ट वगैरह। अब ये चेकलिस्ट जो होती है ना, ये ऑडिटर की खुद की प्रिपेयर्ड होती है। सीनियर्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत प्रॉपरली चेकलिस्ट बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं वो चेकलिस्ट कि जिसमें जूनियर के लिए बहुत आसान हो जाए ऑडिट करना।
क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है कि आंसर येस और नो में आए, उसको अपन बोलते हैं चेकलिस्ट, ठीक है ना। और करस्पॉन्डेंस है ना, इंक्लूडिंग ईमेल या जो भी मेरा कम्युनिकेशन हुआ है क्लाइंट के साथ, वो सारा कुछ आएगा। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तो ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, देखो समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट, ये सब हो गया। ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। मैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स जो है उनसे चेक करता हूँ ना। देखो जैसे मान लो मेरे को रेंट चेक करना है, तो रेंट इतना है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा अग्रीमेंट दिखाओ, ठीक है ना। अब उनने मेरे को अग्रीमेंट दिखाया, मैंने देख लिया, तो मेरे को कुछ तो लेके भी तो जाना पड़ेगा ना। मतलब मैंने चेक कर लिया, मुझे सेटिस्फेक्शन आ गया, कल को कोई मुझसे पूछ ले भैया रेंट कैसे चेक किया था, तो या तो मैं लिख दूं भैया कि मैंने रेंट अग्रीमेंट चेक कर लिया है, ये भी चल जाएगा वैसे। लेकिन नॉर्मली अगर मुझे ज्यादा ही और एविडेंसेस कलेक्ट करके रखने हैं तो मैं एक अग्रीमेंट की कॉपी ले लूंगा। तो अग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास आ गई। हेलो, है ना। तो उस अग्रीमेंट की कॉपी से मैं क्या करूंगा, उस अग्रीमेंट की कॉपी से मतलब मैं कल को साबित कर पाऊंगा कि देखो मैंने इससे चेक किया, तो वो सब तुम्हारा इसका पार्ट बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? एंटिटी का, एंटिटी के पेपर्स भी हैं मतलब इसमें। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? खतरनाक लाइन है ये तो, एक लाइन में लिख दिया लेकिन बड़ी बात हो गई ये तो। बताओ, बहुत बढ़िया। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जैसे डेटर्स है, तो डेटर्स कितने हैं, तो उन्होंने बोला, तो ये ऑडिटर ने पूछा क्या, ऑडिटर ने पूछा चलो उतना ही लिख लेते हैं अकाउंट्स में, तो ये सब्स्टिट्यूट रिकॉर्ड्स के लिए नहीं है मतलब, है ना, इस तरीके का। ठीक है, चलो फिर ऑडिट फाइल, ठीक है ना। ये इतना रीडिंग करो, क्या इतना रीडिंग करो पहले, ठीक है। करवा दिए क्या एक बार बीच में मैंने कि करना है रीडिंग? हाँ तो कर लो एक बार। आज इतना ही करें, ऑडिट फाइल कल से करते हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है गाइस, बोलो बोलो, डाउट क्या था? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो मैंने एंड कर दिया ना, हाँ।